चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बजट पे स्टार्ट करते हैं। आज का हम सेशन अपना बजट पे रखते हैं कि बजट अगर आप लोगों ने स्टडी किया तो आप लोगों को कैसा लगा बजट, और ये इन हालात में क्या इससे बेहतर बजट हो सकता था और इस बजट के क्या असरात पड़ेंगे। मैं थोड़ा-सा मुख्तसरन बताता हूँ जितना मैंने स्टडी किया बजट, जो देखा मैंने बजट। नंबर 1 तो ये कि मुझे ऐसा लगता है कि ये इलेक्शन बजट है। नून लीग ने जो है ना इस पे जो मैक्सिमम कर सकते थे उससे कहीं ज़्यादा किया है। ख़ास तौर पे सैलरीज़ के मामले में, और मुख्तलिफ अलाउंसेस को उन्होंने डबल कर दिया, 100% कर दिया। तो ये जो जिसकी करने की ज़रूरत, कुछ चीज़ें ऐसी करने की ज़रूरत नहीं भी थी, तो वो भी उन्होंने बढ़ा दिया। इन हालात में अगर ऐसा कुछ किया है तो इसका मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बजट है ना, ये फिर इलेक्शन बजट है, और इनकी तैयारी है कि नवंबर-दिसंबर में जो एक मखसूस अपॉइंटमेंट होनी है या उसको तय करवा के फिर ये इलेक्शन में चले जाएँगे। मज़ीद ये बोझ और नहीं सँभाल सकेंगे, और मुझे ऐसा लगता है। बाकी ये है कि बजट को मैं जो जैसा आना था बजट, वैसे ही जो अंदाज़ा था कि चीज़ों पे टैक्सेस बढ़ेंगे और सारा कुछ होगा, और सोलर पैनल्स पे इन्होंने टैक्सेस कम किए हैं। बाकी ये कि ज़राअत के शोबे में थोड़ा फोकस किया है। फ़िल्म इंडस्ट्री पे बड़ा शोर-शराबा हो रहा है कि फ़िल्म इंडस्ट्री को बड़ा छूट दी है इन्होंने उसके इक्विपमेंट्स पे, और नए प्रोजेक्ट्स लगाने पे 100% के करीब जो इन्होंने रिलैक्सेशन दी है। तो ये एक्सपेक्टेड था वैसे तो, लेकिन उसके अलावा ऐसा लगता है मुझे कि ये कोई इलेक्शन टाइप बजट इन्होंने बनाया है, और अपना आखिरी बजट, इस गवर्नमेंट का आखिरी बजट सोच के बनाया है। जी, पहले कौन करेंगे? ज़ुहैब भाई आप शुरू करें ज़रा। चलो हाँ जी। मैं कर लेता हूँ ये। जो बजट का इश्यू है ना, वो ये है कि मुफ्ता इस्माइल का हमेशा से इश्यू रहा है कि वो पिछली मरतबा भी अगर वो था ना, तो जो सैलरीड क्लास है उसको वो देता है। यानी आपने देखा होगा जो लास्ट बजट पीएमएलएन ने दिया था, वो सैलरीड क्लास के लिए था। हाँ, यानी जो लोग वो सैलरी क्लास के लिए था, और वो ये सोच के भी था कि अगली गवर्नमेंट हमारी नहीं होगी तो उन्होंने जो करते हैं नहीं नहीं, इसके इसके अंदर, इस बजट के अंदर थोड़े मसाइल भी हैं। यानी ऐसा जरूरी नहीं कि वो उसने उसने सैलरी क्लास को फायदा दिया है, लेकिन एक जगह मसले भी पैदा किए हैं सैलरी क्लास के लिए नहीं, लेकिन जो पाकिस्तान का ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, जो कंस्ट्रक्शन से या रियल एस्टेट से है, उसके मुतालिक जो मैंने पढ़ा है, उसमें उसने बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया है। यानी कि पहले जो टैक्स नहीं था, यानी अगर आप उन्होंने बोला कि अगर आपकी दूसरी प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो उस पर उसकी जो वैल्यू है, अगर उसकी 2.5 करोड़ से ऊपर की वैल्यू है, तो उस पर उन्होंने 5% के लिहाज से किराया, इमेजनरी किराया गवर्नमेंट तस्वुर करेगी और उस पर टैक्स लगेगा। तो उसने डिस्करेज किया है कि लोगों की सेकंड प्रॉपर्टीज नहीं हो। सही है। उसके अलावा अगर आपने 1 साल में प्रॉपर्टी बेच दी, तो आपको 15% वो देना पड़ेगा, कैपिटल गेन टैक्स। जो एक बात बाद में काट रहा हूँ, ये मिफ्ता वैसे किसके कैंप में है? ये शहबाज कैंप में है कि नवाज कैंप में? नॉर्मली शहबाज कैंप पे। शहबाज कैंप है ना, क्योंकि और इसको हाँ। ये समझा जाता है कि गैर सियासी है थोड़ा सा, ये ना मतलब यानी कि सियासी फैसले इतने नहीं कर पाता या करता नहीं है। ये डार था, डार जो है ना वो थोड़े से सियासी फैसले करता था, भले जो भी हो, लेकिन वो थोड़ा सियासी सो फैसले। जी कंटिन्यू करें। सो सो ये जो और इससे बोल रहा है कि इधर जो कैपिटल गेन होगा वो हर साल कम होता रहेगा। अगर 6 साल किसी ने प्रॉपर्टी होल्ड की है सेकंड वाली, जिसपे रहता नहीं है, जिसपे सेकंड प्रॉपर्टी, तो उस पर कैपिटल गेन पे जीरो हो जाएगा। यानी अगर कोई बंदा, तो जो बाहर से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट हो रही है पाकिस्तान में रियल एस्टेट में, जो कंस्ट्रक्शन में, बहरिया में, डीएचए में, उसमें कमी आएगी। तो ये पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान में जैसे मैं बिजनेस फैमिली से हूँ, तो मेरे घर में अगर लोग 10 साल पहले 10 लोग बिजनेस, कोई और बिजनेस कर लेते, तो आज उस मेरे घर में अगर मैं अपने रिश्तेदारों में देखूं, तो 8 बंदे रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। तो उनको इम्पैक्ट तो होगा। सही है सही ना। लेकिन मसला है कि पाकिस्तान में कोई और बंदा कोई दूसरा बिजनेस करने का सोचता भी नहीं है। अच्छा, तो लोग हमारे दूसरी यहाँ, तरफ जाएंगे कैसे? हाँ बिल्कुल सही, हमारे यहाँ रियल एस्टेट भी ना बिल्कुल एक क्या कहते हैं, शुतर बेमहार, एक बिल्कुल वो हो गई थी ना, अनकंट्रोलेबल। वो एक अलग ही दुनिया में चल रहे थे, जो दिल चाहे वो करते थे। कीमतें बढ़ा रहे हैं, कीमतें कम करना, और मतलब यानी कि 2-2 हफ्ते की फर्क से जो ना 10-10 लाख 5-5 लाख प्लॉट पे और मुख्तलिफ चीजों पे बढ़ाते थे ना। एक वो भी था कि वो कंट्रोल से भी बाहर होते जा रहे थे। और दूसरी बात, अगर तुमने टेक्स्ट जो मैंने पढ़ी, जो जैसे मैंने पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन जो सीधा सीधा पॉइंट पढ़े, उसमें यह है कि जो दुकानदार है, जो देखो कराची की तो दुकानदारों से फिर भी टैक्स कलेक्ट होता है, पंजाब में नहीं होता। नहीं होता, हाँ। आपने देखा होगा कराची की 2 मार्केट से जितना टैक्स कलेक्ट होता है, पूरा लाहौर भी इतना नहीं देता। हाँ बिल्कुल, यानी ये काफी, एग्जैक्टली, ये रिपोर्ट है। तो ऐसे ही है। वो ये है कि इन्होंने क्या किया कि फिक्स टैक्स कर दिया, जो बिजली के बिल में कटेगा दुकान दुकान के मीटर पर। अच्छा,
यानी कमर्शियल मीटर पे फिक्स टैक्स कटेगा। तो अगर तो ये इलेक्शन बजट होता तो ये दुकानदार तो इनका इनका वोटर है, पीएमएलएन इनका का। वोटर है। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता? ठीक है। सो लेकिन सैलरीड क्लास को इन्होंने फायदा दिया है, हाँ, टैक्स में भी दिया है और बाकी चीजों में भी दिया है। टैक्स में भी हमने लैब्स 1 लाख का सुना था, वो तो 12 लाख ले तो गए उठा तो के। अगर किसी का 12 लाख है तो उसके ऊपर सिर्फ 300 रुपए टैक्स है, जो पहले बहुत ज्यादा था। और बहुत जो ज्यादा 7 स्लैब बनाए उसके अंदर 7 स्लैब में टैक्स यानी जो मेरे ख्याल से 15 लाख महीने तक की तनख्वाह वाले को बड़ा फायदा मिला है। भाई। उसके अलावा गवर्नमेंट जो सालाना 12 लाख मुलाजमीन है उनकी 15%। सालाना 12 लाख पे तकरीबन ये 88,000 का टैक्स लेते थे, यानी ऑलमोस्ट एक सैलरी सालाना 12 लाख पे अभी इन्होंने 88,000 का 300 कर टैक्स दिया था। है। अभी लेकिन 300 अच्छा कर खासा दिया। इन्होंने वो कर दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। उमर, आप तो क्या तो ये जी प्लीज कंटिन्यू करें। जी जी। सैलरी क्लास को इसने फायदा दिया है, और ठीक है। ये फायदा ये पहले पिछले जब पिछली मता टेन्योर था उसमें भी देना चाह रहा था, लेकिन फिर ये हुआ कि उसने समहाउ वो डिसीजन बाद में ओवरटर्न हो गया और सारी चीजें हो गई जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई। लेकिन नॉर्मली सैलरीड क्लास जो है वो पीटीआई की सपोर्ट होती है, उनको ऐसे बेनिफिट पीटीआई से मिलने चाहिए। सही है। तो हाँ, ये लेकिन ये कराची का बंदा है, सिटी का है, तो ये हाँ, जानता है। हाँ। और सो ये इसमें जो मिडिल क्लास लो इनकम लोगों की जो यानी सैलरी क्लास तो हमेशा से टैक्स देता है ना, जो टैक्स वो नेट तो में हमेशा से टैक्स देते रहे। उनका तो टैक्स वैसे ही कट जाता है ना, मतलब वो तो पूछे बगैर ही कट जाता है ना। तो अब उमर से जी 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 उमर, जी उमर, उमर क्या क्या कहते हैं? आपने टैक्स को कितना स्टडी किया, ये सॉरी बजट जी को, क्या आपके क्या व्यूज हैं इस पर? जी जी वकार, इसको जाहिर सी बात है इसमें डेप्थ तो बहुत ज्यादा होती है अगर आप एक एक सेक्टर को उठा के और उसके सारे क्लॉजेस पढ़ना शुरू करें। लेकिन इसकी जो हाइलाइट्स हमने देखी हैं तो उससे हमें अंदाजा ये होता है कि पॉलिटिकली इन हालात में इससे बेहतर बजट शायद नहीं दिया जा सकता था। पॉलिटिकली मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि दो अप्रोचेज है ना, एक तो है आपकी पॉलिटिक्स इन कमांड और एक है इकोनॉमिक्स इन कमांड। लेकिन जब एक बजट आता है तो एक आम आदमी जिस सैलरीड क्लास की बात करें, देखिए लोअर कैडर तो आपका जो लोअर इनकम कैडर है उसको तो बजट से इतना कोई खास सरोकार भी नहीं होता, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती। जो आपकी सैलरीड या मिडिल क्लास जो सबसे ज्यादा आपका बड़ा एक सेगमेंट है आपकी सोसाइटी का, वो क्या चार पांच चीजें देखता है। वो देखता है कि सैलरीज कितनी बढ़ी है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, पेंशन कितनी इंक्रीज हुई है, इनकम टैक्स का रेट कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, या फिर कोई मजीद इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे हैं और किन चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से बड़ी कंट्रोल रखी गई हैं। अब उससे जो ज़ुहैब ने कहा कि उससे एक परसेप्शन ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बिल्ड होता है कि सैलरीड क्लास या मिडिल क्लास को इस रिलीफ दिया गया है, या बड़ा एक उसको एक समझ लेंगे, उसको देखते हुए कंसीडर करते हुए ये बजट बनाया गया है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा एज एन इकोनॉमिस्ट देखें तो जब हम कहते हैं ना कि हमने बोझ मुंतकिल किया है सरमाएदारों पे, बिजनेसमैन के ऊपर, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर, तो अल्टीमेटली होता क्या है कि जब वो इंडस्ट्रीज सफर करती हैं, आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ती है, और आपका जो सरमाएदार होता है ना, वो जब आपकी सैलरीज देता है तो वो आपके टैक्सेस पे करने के बाद देता है। वो ठीक है, जितना उसका प्रॉफिट होगा और उसके बाद जितना वो टैक्सेस पे कर देगा उसके बाद वो सैलरीज देगा। तो सैलरी रेजेस भी वो उतने ही दे सकता है जितना कि उसके पास आफ्टर टैक्स जितना उसके पास प्रॉफिट होगा। दूसरा ये कि वो आधा तो वो अपना बर्डन शिफ्ट कर देता है अपने एम्प्लॉइज के ऊपर और कुछ बर्डन वो शिफ्ट करता है अपने कंज्यूमर्स के ऊपर। ठीक है, तो अल्टीमेटली होगा क्या कि आपकी, और अगर कुछ बर्डन उसके अपने ऊपर भी आता है तो देखें जाना वो अल्टीमेटली हमारे एज ए कंज्यूमर हमारी पॉकेट से ही है वो। लेकिन ये क्योंकि इनडायरेक्टली आपको अफेक्ट कर रही होती हैं चीजें, तो आपको बजट के अंदर वो चीजें नजर नहीं आ रही होती कि कौन सी चीजों की सप्लाई कम होगी, आपकी ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है जो वो डाउन होगी, कौन सी इंडस्ट्री सफर करेंगी, तो आप किस तरह से इससे हमारे यहाँ इम्पैक्ट मसला ये भी हो तो है रहे ना हो। कि इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज्यादा है ना, जबकि होना चाहिए डायरेक्ट टैक्सेस ना, जो कि नॉर्मली नहीं है, और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। हर जगह पे इनडायरेक्ट टैक्सिंग हो रही होती है, तो वो भी एक मसला है कि इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा जी है, चूंकि डायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो जी जी बोलें। जी जी। अगर इसके अंदर आप देखें तो मैं ये कहूंगा कि एक रिवायती सा बजट है ये बहुत, और एक्सपेक्टेड भी यही था। प्रोग्रेसिव बजट नहीं है, यानी कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, लाइक मैं आईटी इंडस्ट्री की बात करूँ इस वक्त, अगर आप पाशा के पीसैप के लोगों से बात करें तो उन्होंने बड़ा इसको खंगाला इस बजट को कि उनके लिए कुछ इसके अंदर मौजूद हो। जबकि आपको पता है कि आईटी इंडस्ट्री पिछले 3 साल में उसने एक्सपोर्ट्स आपकी 150% प्लस उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, और उसके अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। देखें, अगर आप आलू प्याज से इस वक्त चाह रहे हैं कि पाकिस्तान
इतना ज्यादा ग्रो कर जाए कि अपने कर्जे उतार दे और पूरे नहीं होता, इकोनॉमी हमारी ट्रांसफॉर्म हो जाए, तो वो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो अगर आप देखें इंडिया की मिसाल ले लें या कुछ और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की जिन्होंने रिसेंट ईयर्स में जिन्होंने बहुत ज्यादा ग्रो किया है, उन्होंने अपनी आईटी इंडस्ट्री और अपनी जो टेक्नोलॉजी को ग्रो करके किया है। तो वहां पर आपको कोई फोकस नजर नहीं आता, लेकिन मेरे ख्याल से मासेस को शायद ये चीजें इतनी ज्यादा डायरेक्टली नजर नहीं आती, क्योंकि जब हम बजट के हाइलाइट्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये चीजें हाईलाइट नहीं की जाती हैं अक्सर। तो मेरे ख्याल से पॉलिटिकली एक अच्छा बजट है, जो चीज उनको पता है कि एक आम आदमी देखता है बजट के अंदर, उसको उन्होंने कंट्रोल करके रखा है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें जिसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा था, और मेरे ख्याल से वहां पर हमें इन द लॉन्गर रन हमें ज्यादा फायदा था, उसके ऊपर फोकस नहीं किया गया है। उसकी वजह एक तो आपने जैसे बताया कि हो सकता है कि उनके जहन में ये हो कि फौरन हमें इलेक्शन की तरफ जाना है, तो बेहतर ये है कि अपना जो वोट बैंक है उसको इंटैक्ट रखा जाए और कोई इस तरह का बजट ना दिया जाए जिसके बारे में परसेप्शन हो कि फिर उससे ऑपोजिशन फायदा उठा सके। लेकिन ठीक है। मेरा ख्याल यह है कि पीटीआई जो है वो, उसको भी ये सबक सीखना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर एटलीस्ट अगर आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, आपको हर बजट यही बजट सोच के देना है कि शायद ये हमारा आपका आखिरी आखिरी बजट। बजट, ये आपका आखिरी बजट, एग्जैक्टली। नहीं, उनके तो शुरू के 2-3 साल तो उनके बड़े अच्छे थे ना, तो उनको लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, सिनेरियो बन सकता है। तो आखिरी में जाके तो अचानक ही कुछ वो फिर रिजीम चेंज या जो भी था वो एक अलग मामला है। अच्छा, इसमें 2-3 बातें, एक तो ज़राअत की आपने बात की कि हम आलू प्याज से ऊपर नहीं जा सकते, उसकी बहुत सारी वजूहात में एक ये भी है कि हम अभी तक वो ट्रेडिशनल तरीके से ही कर रहे हैं ना, तो दुनिया ने तो ये छोटे उसकी से सबसे बड़ी वजह तो वकार, सबसे बड़ी वजह है कि जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं आपके कैबिनेट के अंदर, वो लोग इस इन्हीं शोबों से वाबस्ता है ना। वहां पर आपके डिसीजन मेकर्स के अंदर वो लोग ही नहीं है जिनको इन सेक्टर्स का पोटेंशियल पता हो या इससे वाबस्ता हो वो, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, आप दोनों ज़ात को, कि ये आईएमएफ डिक्टेटेड बजट कितना, किस हद तक था? आईएमएफ ने कितना डिक्टेट किया होगा इसको? क्या लगता है, साइंस लगते हैं ऐसे कि आईएमएफ की डिक्टेशन से बना है, या जो बात चल रही थी? जी ज़ोहैब, कुछ कहेंगे आप? यार देखो, आईएमएफ का असर तो है क्योंकि हमने मुआहदे किए हैं, और ये मुआहदे हमने जब भी हम आईएमएफ के थ्रू जाते हैं तो आईएमएफ का असर होता है। लेकिन मेरे ख्याल से आईएमएफ ये जो टैक्सेशन के मामले में रिलीफ देने के कारण नहीं होती, नहीं मोस्टली। होती ना, ऑब्वियसली उन्होंने पैसे दिया हुआ है, उनको पैसा वापस चाहिए। हाँ, वो नहीं वो होती। तो ये जो सैलरी वाला डिसीजन है, इसके बारे में बड़ा सुन रहे थे कि आईएमएफ ने मना कर दिया है कि जी आप सैलरी नहीं बढ़ा सकते, और ये वो, अच्छा, और ये उसके जो बाद जाके उन्होंने इतना बढ़ा दिया, तो ये मतलब। रेयर अच्छा वकार, एक चीज ऐड करूं मैं, एक चीज ऐड करूं इसमें आपके प्लीज प्लीज, सवाल में। जी जी प्लीज। इसके अंदर कुछ मिस्टीरियस चीजें भी हैं बड़ी, अभी वो मिस्ट्री थोड़ी सी मेरे ख्याल से रिजॉल्व होनी आने वाले दिनों में। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके टारगेट्स आईएमएफ को खुश करने के लिए रखे गए हैं कि हमने टारगेट वही रखे हैं जो आईएमएफ कह रहा है, लेकिन जो हमने अभी मेजर्स लिए हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी नहीं है। यानी वो टारगेट्स आपको मीट करने के लिए आगे जाके इन चीजों को इंक्रीज करना पड़ेगा, या आगे जाके आपको बर्डन शिफ्ट करना पड़ेगा उन टारगेट्स को मीट करने के मसलन लिए। मसलन मसलन अगर आप टैक्सेशन की बात करें, टैक्स का टारगेट आपने रेवेन्यू कलेक्शन का आपने इंक्रीज कर दिया है, लेकिन हाँ आपने इनकम टैक्स और दूसरी चीजें जो है वो कम कर दी है। तो हाँ। ये फिर इसके अंदर एक मिस्ट्री है कि वो टारगेट्स आप किस तरह से करेंगे, ना आप टैक्स नेट बढ़ा रहे हैं ना टैक्स रेट बढ़ा रहे हैं। तो हाँ, इस तरह की कुछ चीजें हैं जो सवालात हैं जो अभी तक शायद इसके अंदर जवाब अभी तक मौजूद नहीं। जैसे पेट्रोल की लेवी है, उसके लिए भी 700 अरब रुपए का टारगेट रखा हुआ है, तो अभी नहीं। तक उसके ऊपर भी पॉलिसी क्लियर नहीं है कि लेवी का बैड होगी कितनी होगी। अच्छा, मैंने एक जगह जगह और भी ये सुना था कि आईएमएफ हमें ये कहता है, हमने उसके मुताबिक, जैसे आप बात कर रहे हैं ना कि हमने टैक्सेशन कम कर दी है लेकिन टारगेट अपने बढ़ा दिए हैं, हमने आईएमएफ को चीट करने की कोशिश की है। तो एक दो और भी लोग तजिया निगार ऐसी बात कर रहे थे। तो आईएमएफ में तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट लोग बैठे होंगे, और उनको चीट करना या उनको उनसे कुछ छुपा के कोई काम कर लेना, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई इतनी आसान बात है कि आईएमएफ को चीट नहीं, करके आप चीट जो है ना। नहीं करते, वो चीट चीट नहीं मतलब ये करते कि उसमें देखें। मतलब ये कि उनको खुश करने के लिए हमने बता दिया, जो कि काम हो ही नहीं सकता बजट ना। जो है ना पाकिस्तान, उसके बाद फिर एक एक अंडरस्टैंडिंग एक अंडरस्टैंडिंग में ये बन जाती है कि देखें अभी तो बजट आ रहा है, अभी सारी न्यूज टिकर्स जो हैं एकदम से हम सारी चीजें अगर लगा देंगे तो न्यूज टिकर्स हमें सारे जो है वो बैश करना शुरू कर देंगे। तो हाँ। बेहतर ये है कि इसको ग्रेजुअली हम इंक्रीज करेंगे और फिर देखें बाद में फिर मिनी बजट टाइप की चीजें कुछ अच्छा, शायद मतलब आ आप ये सकती है कहना चाह हमारे रहे हैं पास। कि हमने आईएमएफ के कहना माना जरूर है, लेकिन अपनी पॉलिटिकल कॉस्ट को कम करने के लिए फिलहाल हमने टैक्सेशन कम कर दी, और 2 महीने बाद हम बढ़ा देंगे, और इस तरह करके फिर उसको चीजों को मैनेज करेंगे। लेकिन वकार, एक बात है कि आईएमएफ के जितने प्रोग्राम पाकिस्तान में रहे ना, पाकिस्तान में जितने ही प्रोग्राम रहे, मुशर्रफ दौर में भी था या उससे पहले भी था, और बाकी जो था आईएमएफ के जो प्रोग्राम रहे हैं उसमें जो नून लीग का दौर था उसके अंदर आईएमएफ की कोई शर्त नहीं मानी गई थी। यानी कि
जो बड़ी शर्तें होती हैं कि करेंसी डिवेल्यूएशन हो, टैक्सेशन के जो आपका ज़ोएब भाई, मामला हो। आपकी लाइट जल रही है, बंद हो रही है, जल रही है, हाँ, ऊपर जल रही है, वही मैं कह रहा हूँ, ये हो रहा है। ये हॉरर फिल्म का सीन लग रहा है, कोई ऐसा लग रहा है। हाँ। यार अभी मैं कुछ नहीं कर सकता राइट का। ओके ओके, डन डन। नहीं, लाइट कभी तेज हो अभी जाती बता है, कभी करूंगा। बिल्कुल डिम हो जाती है। वगैरह। अच्छा अच्छा, ठीक है, डन डन। नहीं, वो बंद हो रही है राइट। अच्छा अच्छा, ओके हाँ, ओके। तो हाँ, तो वो ये मैं ये कह रहा हूँ कि इनका जो पिछला जो एक मतलब जो प्रोग्राम मुकम्मल किया है जो PNN के दौर पे, उसके अलावा IMF का प्रोग्राम मुकम्मल पाकिस्तान में नहीं हुआ, सब अनसक्सेसफुल है। क्योंकि बीच में गवर्नमेंट्स क्या करती थी कि कुछ ना कुछ कर देती थी, जिससे IMF पीछे हट जाता था कि हम किस नहीं दे रहे। जो IMF का एक प्रोग्राम मुकम्मल हुआ है वो PMNN के दौर में सागदा ने किया। उसके अंदर IMF की कोई बड़ी शर्त नहीं मानी, करेंसी डिवैल्यूएशन नहीं मानी, इंटरेस्ट रेट भी नीचे रखा हुआ था उन्होंने। इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान की पता नहीं कितनी दहाइयों का रो था, यानी 4% 5% के करीब था। उसके अंदर इन्फ्लेशन लो थी पाकिस्तान में, क्योंकि IMF जब चीजें बढ़ाने का बोलता है तो आपकी इन्फ्लेशन भी बढ़ जाती है। और ऐसा नहीं था एक साल था, मुस्तकिल 4 साल, आपका मुस्तकिल 4-5 साल रहा है, यानी कि और टैक्स नेट था उस जमाने में भी, टैक्स नेट जो जिस सतह पर इनको मिला था उस सतह से ग्रेजुअली इंक्रीज होता होता डबल हुआ था। यानी आपने डॉलर, नॉर्मली टैक्स लोग बढ़ाते हैं रुपीज में इन टर्म में, लेकिन इन्होंने क्योंकि डॉलर मुस्तकम रखा था तो वो जब डबल हुआ तो डॉलर के टर्म में भी डबल हो गया। तो अच्छा ज़ोएब भाई, ये एक डॉलर की आपने बात की, डॉलर के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मिफ्ता इस्माइल साहब से क्वेश्चन किया गया था कि IMF ये जो आपने बजट दिया है, किस डॉलर रेट को आपने जहन में रख के ये सारी कैलकुलेशन की, क्योंकि इससे भी फर्क पड़ता है ना कि आप अपने बजट में एक पॉलिसी बनाते हैं कि हमें एक्सचेंज रेट अपना क्या रखना है। तो इस सवाल का जवाब भी उन्होंने अवॉइड कर दिया, उन्होंने इसका या जवाब देखो, दिया ही नहीं। एक्सचेंज रेट का जो इशू है ना, अभी अभी जो इशू है, क्योंकि IMF से जो आपने सॉरी स्टेट बैंक की जो आपने रजिस्ट्रेशन पास की है ना, उसमें बहुत सारी मॉनेटरी पॉलिसी आपके हाथ में नहीं है अभी। और उसके अंदर ये है कि आप एक्सचेंज रेट को कंट्रोल वैसे नहीं कर सकते जैसे माजी में करते थे। यानी नॉर्मली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है ना वो कंट्रोल करती है, जैसे इंडिया भी कंट्रोल करता है, बांग्लादेश कंट्रोल करता है, इवन अफगानिस्तान कंट्रोल करता है। अगर अफगानिस्तान को देखो, उनकी करेंसी हमसे मजबूत है, लेकिन हमको मजबूरी थी कि हमको वो स्टेट बैंक वो जो IMF से मुआहिदा करना था, उस वक्त तो हमने बहुत सारी ऐसी शरायत मान दी है कि हम एक्सचेंज रेट को अभी कंट्रोल नहीं कर सकते। ये कोई ऐसा बेहतर मौका आएगा ना, चाहे कोई भी गवर्नमेंट होगी, PTI की होगी या PMLN हो, कोई भी हो, ये शायद वो रजिस्ट्रेशन में थोड़ी सी अमेंडमेंट करें जहां पर इनको थोड़ा टूल मिले ये इस पॉलिसी को ट्विस्ट करने का। लेकिन अभी हमारे पास कोई टूल नहीं है, क्योंकि डॉलर की बात IMF। करें तो अपना ये हाँ, है कि डॉलर अभी की नियर फ्यूचर जो है ना, कोई 180 से नीचे आने का तो फिलहाल कोई चांस नहीं है। बहुत भी अच्छी प्रोग्रेस करें, बहुत भी कुछ कर लें, तो भी कोई 2-4-5-6 साल तो कहीं नहीं गए कि हम 180 से किसी तौर पे नीचे नहीं, आ। अगर तो हमारी यही पॉलिसी रही ना, जो हम जिस मुआहिदे के तहत हम IMF के साथ गए हैं और स्टेट बैंक के लिहाज से, तो उसके अंदर तो वो तो वहां पर जो थॉट होती है ना बैंकर्स की, वो थॉट ये है कि आपकी करेंसी गिरती रहनी चाहिए। तो वो जब गिरती रहेगी तो वो कहते हैं आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, वो चाहे जैसी भी एक्सपोर्ट बढ़ती है मसनूई तौर पर। लेकिन वो कहते हैं करेंसी मजबूत होना, करेंसी ना उससे ना वैसे ना फायदा नहीं होता। वो कहते हैं इकोनॉमिकली तो नहीं आपकी करेंसी गिरती रहनी चाहिए। नहीं, वो तो हम जो ये बात कर रहे हैं ना कि एक्सपोर्ट हमारी बढ़ रही है, तो एक्सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी तो नहीं बढ़ी, इन टर्म्स ऑफ पैसा तो बढ़ा है। जाहिर बात है, एक्सचेंज रेट 100 से 150 हो गया तो उसकी पैसा तो ज्यादा आया, लेकिन हमारा तो नहीं बढ़ी। इन टर्म्स ऑफ डॉलर भी बढ़ी है, इन हाँ, टर्म्स इन ऑफ टर्म्स ऑफ डॉलर डॉलर तो बढ़ी है। इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स इसलिए बढ़ेगी कि आप ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते ज्यादा हैं। कॉम्पिटिटिव और लेकिन हमेशा होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं। ये जो कह रहे हैं PTI ने भी टेक्सटाइल में, की। हम जो कह रहे हैं टेक्सटाइल में बहुत बूम आया और बहुत इतने ऑर्डर्स हैं, तो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया। लेकिन वो चूंकि डॉलर 100 से 150 180 नहीं, चला हमको गया, नहीं, तो हमारी जो फर्क फैक्ट्रीज आता है है। ना, ये बात माननी चाहिए कि हमारी फैक्ट्रीज अभी 100% पर रन कर रही है अभी भी, हाँ, जो कर रही टेक्सटाइल फैक्ट्रीज है। और ऐसा नहीं था, लेकिन उनको क्योंकि सीजनल होता है ना, टेक्सटाइल सीजनल चलता है, उसके ऑर्डर्स होते हैं। अगर आप तो कॉम्पिटिटिव है, आप ले रहते हैं, तो उनका तो मुतालबा ही होता है कि आप करेंसी गिरती रहे ताकि हम कॉम्पिटिटिव हो। क्योंकि बांग्लादेश बैठा हुआ है, इंडिया बैठा हुआ है, दो आपके बैठे हुए नेबर्स जो उसी उसी मैदान के खिलाड़ी हैं। ठीक है। तो श्रीलंका के डाउनफॉल होने का कोई असर पड़ेगा हमारी एक्सपोर्ट पे, कि श्रीलंका के ऑर्डर्स हम श्रीलंका मिल तो जाएं? श्रीलंका का जो इशू है ना, वका जो मेजर इशू है वो कोई बताता नहीं है, लेकिन उनका टूरिज्म है ना बहुत इफेक्ट हुआ है कोविड। हाँ, वो टूरिज्म, यानी एक कंट्री जो टूरिज्म पर बेस करती है, यानी कोई बताता नहीं है कि श्रीलंका सर्वाइव कर जाता अगर टूरिज्म उनका होता। लेकिन एक पूरा कंट्री टूरिज्म पर जो डिपेंड करता हो, तो ये
44 बिलियन पर, यानी कोई कंट्री आप सोचो 44-45 के डेप्थ पर डिफॉल्ट हो जाए। 52 बिलियन सुना है मैंने तो। आजकल की दुनिया में तो ये जब भी होता है कि आप, यानी आपका सेक्टर बैठे हुए, हाँ कुछ ऐसा ही ना, वो 40-50 बिलियन के करीब है, जितने का ट्विटर खरीदा है, कहते इतना का ट्विटर खरीद लिया इलॉन मस्क ने, जितने में ये डूब हाँ गए। वही मैं कह रहा हूँ, एक मामूली सी ब्लॉगर ऐप है, वो उसने खरीद ली इतने में, और इतने में एक पूरा मुल्क डिफॉल्ट कर गया। तो टूरिज्म का एक बहुत बड़ा फैक्टर था, कोरोना की वजह से सारा बैठ गया, तो उसकी वजह से। और बाकी और अच्छा, बजट पे हमारा डिस्कशन एंड हो गया।